नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश अराजकता की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद से हिंसा का तांडव मचा हुआ है। भारतीय दूतावास तो पहले से ही निशाने पर है, अब बांग्लादेश की प्रेस भी निशाने पर आ गई। रात भर ढाका में आगजनी चलती रही। हिंसा का ये तांडव सिर्फ ढाका में ही नहीं मचा है, चटगांव सहित दूसरे बड़े शहरों की तस्वीर भी ऐसी ही दिख रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों पर वो सख्ती करने को तैयार नहीं है, उल्टा जिन लोगों को प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं, सरकार भी उन्हें सुरक्षा देने से ही इनकार कर रही है। अराजकता की तरफ बढ़ा बांग्लादेश, हिंसा में जला ढाका, लेकिन सबसे बड़ी चिंता मोहम्मद यूनुस की खामोशी ने बढ़ा रखी है। वो भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं, जिसके चलते ढाका में भारत विरोधी नारे सुनाई दे रहे हैं। इस पर अब करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान पर इजरायल का हमला हुआ फेल, डोजियर में बड़ा खुलासा। परमाणु कार्यक्रम के बाद अब तेहरान के ऑयल नेटवर्क पर शिकंजा कसने में जुटा अमेरिका। रूस को नेटो की धमकी, विनाशकारी होगा परिणाम। मियामी में अमेरिका और रूस की बैठक से पहले यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला, यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए की अहम घोषणा। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुई फजीहत, सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानियों को किया निर्वासित, भीख मांगने के लगाए आरोप। और चलते चलते में देखेंगे समंदर के बीच मिले मौत के कुएं को, ऑस्ट्रेलिया के सर्फर्स की टीम ने देखा खतरनाक नजारा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के 2 और जजों पर चलाया हंटर, इजरायल के खिलाफ कार्यवाही पर लगाया बैन। आईसीसी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया है अरेस्ट वारंट। अमेरिका के एप्स्टीन केस में हुआ बड़ा खुलासा, अरबपति बिल गेट्स महिलाओं के साथ आए नजर, बीते दिन 68 तस्वीरें हुई जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा एक्शन, बंद किया ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम। ब्राउन यूनिवर्सिटी और एमआईटी में हुई गोलीबारी के बाद लिया फैसला। पाकिस्तान ने फिर उठाया सिंधु जल संधि का मुद्दा, विदेश मंत्री इशाक डार बोले सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है भारत। तो बांग्लादेश में भारी बवाल मच गया है, जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, लोगों का हुजूम, भारत विरोधी नारे लगा रहा है। चुनावों की घोषणा के बाद से ही बांग्लादेश में हालात अस्थिर दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई जब इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई। ये वही छात्र नेता हैं जो संसदीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 12 दिसंबर को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई थी। और अब सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा है। ढाका की सड़कों पर देर रात तक नारेबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ जारी रही, जिससे पूरे देश में फिर से दहशत का माहौल बन गया है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश के 2 प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला किया। उन्होंने प्रथम आलो न्यूज चैनल के दफ्तर को जला डाला। वहीं अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के कार्यालय पर भीड़ के हमले के बाद करीब 4 घंटे तक कम से कम 25 पत्रकार अंदर फंसे रहे। बड़ी मुश्किल से सैनिकों की निगरानी में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने इन अखबारों पर भारत समर्थक और शेख हसीना के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है। इस हिंसा के बाद बांग्लादेश में कई अखबारों की प्रिंटिंग रोक दी गई। उधर चटगांव में भी भारतीय उप उच्चायोग की बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए। अवामी लीग और भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उप उच्चायोग की इमारत पर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा हिंसक भीड़ ने ढाका के धनमंडी 32 में फिर से आग लगा दी और तोड़फोड़ की है। यह बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक स्थान है, जो शेख हसीना के पिता थे। इन हालात में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से शांति बनाने की अपील करते हुए हादी के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैं आज आपके सामने बहुत दुखद खबर लेकर आया हूं। शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं देश के सभी नागरिकों से ईमानदारी से अपील करता हूं, धैर्य और संयम बनाए रखें। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित संस्थानों को पेशेवर तरीके से जांच करने दें। राज्य कानून के शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हिंसा बढ़ती देख उन्होंने हाई लेवल बैठक भी बुलाई है, लेकिन प्रदर्शनकारी शांत होने को तैयार नहीं है। इनकलाब मंच ने तो यूनुस सरकार को सख्त चेतावनी दे दी है कि जब तक भारत हादी की जान लेने वालों को वापस नहीं सौंपता, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद रहेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, हम युद्ध में हैं।
अगर हादी पर गोली चलाने वाले हमलावरों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे देश को ठप्प कर दिया जाएगा। हम शाहबाग चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दरअसल इनकलाब मंच का मानना है कि हादी पर गोली चलाने के पीछे पूर्व पीएम शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का हाथ है। आप जानते हैं कि 2024 में उनकी सरकार के तख्ता पलट के बाद से हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों में भारत के खिलाफ भी आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा तो यह भी जा रहा है कि जानबूझकर बांग्लादेश में तनाव पैदा किया जा रहा है। यूनुस चाहते हैं कि चुनाव टल जाएं और वो पीएम की कुर्सी पर काबिज रहें। वहीं इनकलाब मंच और जमाते इस्लामी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में आखिर शांति कब आती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। तो वैसे तो अमेरिका ने ईरान पर पहले से ही कई सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। इस बीच अब यह खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के गुप्त पेट्रोलियम शिपिंग नेटवर्क से जुड़े 29 जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें भारत से जुड़ी कई कंपनियां और परिचालन इकाइयां भी शामिल हैं। इन पर सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य के ईरानी तेल की ढुलाई में शामिल होने का आरोप है। ये प्रतिबंध उस कड़ी का हिस्सा बताए जा रहे हैं जो आखिर में जंग का रूप लेगी, क्योंकि जिस तरह से इजरायल की तरफ से दुनिया में घटने वाली हर आतंकी वारदात के तार ईरान से जोड़ने की कोशिश हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत दे चुके हैं कि ईरान पर एक बार फिर हमला होगा। उसके बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन का यह कदम ईरान को जंग से पहले कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा है। इस बीच इजरायल ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल 47 साल के विश्व प्रसिद्ध MIT न्यूक्लियर साइंटिस्ट नूनो FG लोरिनो की जान ले ली गई है। वो भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। 15 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे अमेरिका के बोस्टन के ब्रुकलाइन उपनगर में एक अनजान शूटर ने लोरिनो को उनके घर में गोली मार दी। शूटर अभी भी फरार है। इस घटना पर इजरायल ने कहा है कि शूटर ईरानी एजेंट था। यरूशलेम पोस्ट से बात करते हुए इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ईरानी एजेंटों ने इस प्रमुख न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्चर को निशाना बनाया था, लेकिन अधिकारियों ने इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं दिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले के पीछे भी इजरायल ने ईरान का ही हाथ बताया था, लेकिन इसके भी कोई सबूत नहीं दिखाए, जबकि ईरान की तरफ से इस घटना की निंदा की गई थी। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी साइंटिस्ट के मामले को ईरान से जोड़ने की कोशिश इजरायल कर रहा है, उससे साफ है कि वो जून में ईरान के साथ हुई जंग में अपनी हार से उबर नहीं पाया है। दरअसल इस जंग के बाद इजरायल की तरफ से दावा किया गया था कि उसने ईरान के परमाणु बम बनाने की कोशिश को कमजोर कर दिया है, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें इजरायल की पोल खुल गई, क्योंकि इजरायल दावा कर रहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और अधिकांश न्यूक्लियर साइंटिस्टों को 14 दिन की इस जंग में इजरायल ने मार गिराया था। इसके लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन नार्निया चलाया था। लेकिन अब इजरायल के ही एक डोजियर में यह खुलासा हुआ है कि पुराने सभी दावे झूठे थे। ईरान के 100 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों में से सिर्फ 14 की मौत इजरायल के हमले में हुई, जबकि एक वैज्ञानिक को तो इजरायल की मदद करने के आरोप में ईरान ने खुद ही मौत की सजा दे दी थी। दरअसल दिसंबर 2024 में जब सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, इसके बाद मोसाद को ईरान में ऑपरेशन चलाने के लिए एक्टिव किया गया। मोसाद ने ईरान के 100 परमाणु वैज्ञानिकों का डोजियर तैयार किया। इन वैज्ञानिकों को मारने के लिए स्थानीय स्तर पर लोग तैनात किए गए। उन वैज्ञानिकों को मारने की कोशिश की गई जो लिस्ट में टॉप पर थे। हालांकि ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान ने कुछ बड़े वैज्ञानिकों को अंडरग्राउंड कर दिया, कुछ को तुरंत सेना मुख्यालय के पास गुप्त जगहों पर शिफ्ट किया गया, जिसके चलते इजरायल का ऑपरेशन नार्निया फेल हो गया था। और अब इजरायल को इस बात की चिंता दिख रही है कि इन वैज्ञानिकों के सहारे ईरान एक बार फिर से परमाणु बम न बना ले, जिसके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के पास जल्दी ही परमाणु बम हो सकता है। और इसी के चलते इजरायल ईरान पर तमाम झूठे आरोप लगा रहा है, जिससे जंग में अमेरिका को भी घसीटा जा सके। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध विराम पर सहमति बनने में जो देरी हो रही है, उसे देखते हुए ये सवाल और गहराते जा रहे हैं कि क्या ये युद्ध खत्म हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस 2026 में भी इस युद्ध को खींचना चाहता है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी साफ कर दिया कि अगर ट्रंप के पीस प्लान पर सहमति नहीं बनी तो पूरे यूक्रेन पर रूस कब्जा कर लेगा।
उसके बाद युद्ध विराम को लेकर यह गुत्थी और उलझती दिखाई दे रही है। इस बीच नेटो की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। नेटो महासचिव मार्क रूट ने रूस को धमकाते हुए कहा कि अगर शांति समझौते के बाद भी रूस दोबारा यूक्रेन पर हमले की कोशिश करता है तो पुतिन को यह समझना चाहिए कि इसकी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी। यही कारण है कि हम सुरक्षा गारंटी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनका यह बयान रूस और अमेरिका पर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए दबाव बनाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर सभी 32 सदस्य देशों में सहमति नहीं है। हंगरी, अमेरिका और स्लोवाकिया जैसे देश इसके विरोध में हैं, इसलिए वैकल्पिक मजबूत सुरक्षा गारंटी पर फोकस है। दरअसल यूक्रेन और यूरोपीय देश ट्रंप के पीस प्लान में कुछ बदलाव चाहते हैं और यही वजह है कि इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई। जेलेंस्की को भी समझ आ गया है कि वो यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं दिला पाएंगे, इसलिए अब उनका भी जोर नेटो जैसी ही दूसरी सुरक्षा गारंटी पर है। और अब जब पुतिन ने सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया है कि अगर सहमति नहीं बनी तो यूक्रेन में तबाही तय है, ऐसे में अब नेटो यूक्रेन के लिए जमीन मजबूत करने में जुट गया है। यही नहीं, यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन को आर्थिक मदद देने को लेकर बड़ी घोषणा की है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2026-27 के लिए यूक्रेन को 90 अरब यूरो यानी करीब 106 अरब डॉलर का ब्याज मुक्त कर्ज देने पर सहमति जता दी है। इस राशि का इस्तेमाल यूक्रेन अपनी सैन्य जरूरतों और आर्थिक स्थिरता के लिए करेगा। यूरोपीय संघ का यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस वीकेंड पर मियामी में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि मिलने वाले हैं। इस बैठक में ट्रंप के प्लान पर चर्चा होगी, लेकिन क्या यह बैठक किसी नतीजे पर पहुंचेगी, यह देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ सऊदी अरब के बड़े एक्शन की। तो पाकिस्तान की आवाम कई मुश्किलों से जूझ रही है, रोजगार नहीं है और उस पर भी आसमान छूती महंगाई। आर्थिक मोर्चे पर शहबाज सरकार बुरी तरह फेल साबित हुई है। उसने कई बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज भी लिया, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की काफी फजीहत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग नौकरी की तलाश में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अरब देशों में जाते हैं, लेकिन वहां वो दूसरे काम में संलिप्त पाए जाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में पाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान के हैं। सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान सरकार को इसे लेकर चेतावनियां भी दी थी। इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी कि पाकिस्तानी नागरिक आते तो हैं नौकरी के नाम पर, लेकिन वहां वो या तो भीख मांगने लग जाते हैं या फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, जिसे लेकर दोनों मुस्लिम देशों में पहले से ही तनाव देखा जा रहा था। और अब सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने भीख मांगने के आरोप में करीब 56,000 पाकिस्तानियों को देश से निकाल दिया। अरब देश की यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब पहले ही पाकिस्तान अपने हजारों नागरिकों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल चुका है, यानी अब ये पाकिस्तानी देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। दरअसल पहले ही सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान को बार बार वार्निंग दी कि वो अपने भिखारियों पर लगाम कसे, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार पर भी दबाव बढ़ता नजर आया। ऐसे में उसकी तरफ से संगठित भीख मांगने वाले गिरोहों को विदेश जाने से रोकने के लिए 2025 में 66,154 यात्रियों की उड़ान पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद पिछले 11 महीनों में 40 देशों से 52,000 पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है। सऊदी और यूएई के अलावा कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत ने भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में वापस भेजा है। ऐसे में पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो फजीहत हो ही रही है और साथ ही अपने ही देश में शहबाज सरकार को काफी किरकिरी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शहबाज सरकार क्या कदम उठाती है। और अब चलते चलते में देखेंगे कहां समंदर के बीच मिला मौत का कुआं, क्या है इसका पूरा सच। तो समुद्र का ख्याल जब भी आता है लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं भी जागने लगती हैं, उसकी गहराइयों के बारे में सोचने लगते हैं। समुद्र की सुंदरता लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन समुद्र की इन गहराइयों में कई राज भी छुपे हुए हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। समुद्र वैज्ञानिकों की रिसर्च का एक अहम केंद्र है और अब समुद्र को लेकर जो खुलासा हुआ है वो वाकई में बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सर्फर्स की एक टीम ने समुद्र की सबसे अनोखी और अजीब लहर खोज निकाली। समुद्र के बीच एक ऐसी जगह है जहां पानी पहले एक भंवर की तरह गोल गोल घूमकर नीचे की तरफ जमा होता है। गोल घूमने के बाद वो पानी अचानक पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ उछलता है। इससे समुद्र के बीच खारे पानी का एक 130 फुट ऊंचा खंभा सा बन जाता है। क्रिस वाइट और बेन एलन नाम के 2 फिल्म बनाने वालों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया।
व्हाइट और एलन ने अभी तक उस सीक्रेट लोकेशन का नाम नहीं बताया है जहां यह घटना अक्सर होती रहती है, लेकिन बताया जा रहा है कि व्हाइट ने इस अनोखी लहर को सबसे पहले लगभग 10 साल पहले देखा था। व्हाइट का कहना है कि यह नजारा इतना हैरान करने वाला था कि वो कभी इसे भूल ही नहीं पाए, और अब जब 10 साल बाद उन्हें यह नजारा दोबारा दिखा तो वो हैरान रह गए। हाल ही में वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और तब उन्होंने उसी जगह पर जाने का फैसला किया जहां पानी के ये गोल भंवर बनते हैं, और जैसे ही वो पहुंचे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि समुद्र में ठीक वैसा ही नजारा दिखाई दिया जैसा उन्होंने सोचा था। पानी गोल गोल घूमकर फिर ऊपर की तरफ उछलने लगा। व्हाइट ने बताया कि यह जगह बेहद खतरनाक है और अगर कोई इस लहर के बीच गिर जाए तो मौत पक्की है। और जब उन्होंने इसे समझने के लिए एक इंजीनियर से मदद मांगी तो वो भी हैरान रह गए। इस घटना के सामने आने के बाद और भी कई वैज्ञानिक सोच में पड़ गए हैं। इस घटना से यह साफ होता है कि समुद्र चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसकी क्रूरता भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।